पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर जैव प्रक्रम में सजीव और निर्जीव में अंतर को समझा था। आज के इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम की परिभाषा, स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। जैव अर्थात जीव, प्रक्रम अर्थात प्रक्रिया। जीवों में होने वाली प्रक्रिया वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव शरीर में अनुरक्षण अर्थात मरम्मत का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जीव शरीर में होने वाली वे सारी प्रक्रियाएं जो शरीर में टूट फूट की मरम्मत करें वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। इन चारों को जैव प्रक्रम बोला गया है क्योंकि ये अनुरक्षण का कार्य करती हैं। वहीं प्रजनन और नियंत्रण एवं समन्वय प्रक्रम जैव प्रक्रम नहीं कहलाते क्योंकि वे अनुरक्षण का कार्य नहीं करते। उनके बिना जीव शरीर जीवित रह सकता है, लेकिन इन जैसे पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन के बिना कोई जीव शरीर जीवित नहीं रह सकता। आगे देखते हैं हम लोग पोषण का परिभाषा। पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें जीव शरीर अनुरक्षण के लिए भोजन अंतर्ग्रहण करता है, अर्थात भोजन अंदर ले जाने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत चरणबद्ध या श्रृंखलाबद्ध तरीके से विभिन्न कार्य होते हैं। बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना अर्थात जटिल पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाना, ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन होना अर्थात श्वसन प्रक्रिया से जटिल पदार्थों का विघटन होना, जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन, ऊर्जा के रूप में उनका उपभोग, पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम का होना, नए जटिल अणुओं का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होना ताकि जीव शरीर की वृद्धि हो सके और अनुरक्षण हो सके। आगे हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव शरीर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन तैयार करते हैं। वह जीव जो स्वपोषी पोषण करते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव शरीर अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। उदाहरण के लिए मानव। वह जीव जो विषमपोषी पोषण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। अर्थात वह जीव जो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं अपने आसपास कच्चे पदार्थों का उपयोग करके स्वपोषी पोषण कहलाता है, और जो जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता अर्थात वह स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम। इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से उससे प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन या निर्माण करता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है जिसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जीवों के अंदर होने वाली वे सारी रासायनिक अभिक्रिया जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होती है उसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियाँ। शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है जिसे चयापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचयी क्रिया जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं: उपचयन एनाबॉलिज्म। यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुँचाए जाते हैं, जिससे नई कोशिका एवं ऊतकों का निर्माण होता है। अर्थात एनाबॉलिज्म में संयोजन अभिक्रिया होती है। लेकिन वहीं अपचयन अर्थात कैटाबॉलिज्म इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण करता है। कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा निर्माण होता है, अर्थात इसमें वियोजन होता है। ये
अर्थात एनाबॉलिज्म में बड़े बड़े अणु का निर्माण होता है छोटे छोटे अणुओं से, लेकिन अपचयन में बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्वपोषी जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी जीव अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 हाइड्रोजन ऑक्साइड कंबाइन करके C6H12O6 जो ग्लूकोज जो शुगर का सिंप्लेक्स फॉर्म है का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे इसे ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो वातावरण में विसरित हो जाता है और H2O जिसका उपयोग पुनः प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होता है और अत्यधिक मात्रा में निकलने पर यह वातावरण में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। जल जो मिट्टी से जड़ों के द्वारा पौधों में पत्तियों में पहुँचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में पहुंच जाते हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला एक वर्णक है जो प्रकाश में उपस्थित प्रकाशीय कण अर्थात फोटोन पार्टिकल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कराने में मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला वह वर्णक जो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। पत्तियों में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, जिसके वजह से पौधे हरे रंग के होते हैं। पौधे के पत्तियां हरे रंग के होते हैं। किसी किसी पौधों में क्लोरोफिल ए बी नहीं पाए जाते, जिसके वजह से उनका पत्ता हरा नहीं होता है, अर्थात उसमें अलग तरह के क्लोरोफिल जैसे सी, डी, ई इत्यादि पाए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से आने वाली किरणें पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऑक्साइड टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना होता है और ऑक्सीजन वायु में निष्कासित हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में कहाँ पाया जाता है, इसे देखने के लिए हम एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट लेते हैं। अनुप्रस्थ अर्थात वाई एक्सिस के अलॉन्ग किसी चीज़ को काटने के बाद इसे माइक्रोस्कोप में ले जाने पे पता चलता है कि इसमें के अंदर द्वार कोशिकाएँ, वायु कोश, हरित लवक, ऊपरी बाह्य त्वचा, मोमी क्यूटिकल जो पत्तियों के ऊपर पानी को ठहरने नहीं देते, ये रंध्र जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये छोटी छोटी बूंदें जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली अंडनुमा संरचना होती है जिसके अंदर मुख्य रूप से थैलाकॉइड, स्ट्रोमा और ग्रैनम होता है। थैलाकॉइड दस्तरी आकार या संरचना की एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पर्णहरित पाए जाते हैं। पर्णहरित के वजह से यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ग्रैनम थैलाकॉइड एक के ऊपर एक थैलाकॉइड रखने के बाद एक संरचना मिलती है जिसे हम लोग ग्रैनम कहते हैं। ऐसा ग्रैनम बहुत सारा होता है। प्लूरल फॉर्म हम लोग ग्रैना कहते हैं। प्लूरल फॉर्म में ग्रैनम को ग्रैना कहते हैं। फिर स्ट्रोमा
अंडेनुमा स्ट्रक्चर में पाया जाने वाला लिक्विड होता है, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर कैल्विन साइकिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। आगे हम लोग देखते हैं रंध्र खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की दर रंध्रों के खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है। रंध्र का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति टर्जिडिटी पर निर्भर करता है। ये कोशिकाएं स्फीत टर्जिड होती है तो रंध्र खुला रहता है, और जब सलत या फिर फ्लैसिड होता है तो रंध्र बंद होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं टर्जिडिटी क्या होती है। जब कोशिका के अंदर लिक्विड भरा जाता है तो कोशिका के दीवार यानी मेम्ब्रेन पे फोर्स लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम लोग टर्जिड फोर्स कहते हैं, अर्थात स्फीति बल कहते हैं। और जब लिक्विड निकल जाता है तो उसे हम लोग सलत कहते हैं, यानी पिचकना सलत कहलाता है, या अर्थात फ्लैसिड फूलना टर्जिड कहलाता है। दिन के समय में रक्षक कोशिकाएं की कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश में प्रयुक्त हो जाती है तो रक्षक कोशिकाओं के माध्यम क्षारीय हो जाते हैं, और रक्षक कोशिका में संचित स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। इस कारण रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका रस सेल से अधिक सांद्र हो जाते हैं। रक्षक कोशिकाएं समीपवर्ती सहायता कोशिकाओं से परासरण द्वारा जल अवशोषित करके स्फीति हो जाती है, जिसके अंदर वाली मोटी भित्ति भीतर के तरफ खिंच जाती है और रंध्र खुल जाता है। रात्रि के समय रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। श्वसन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण इनका माध्यम अम्लीय हो जाता है, तो कोशिकीय में उपस्थित शर्कराएं स्टार्च में बदल जाती है। अघुलनशील मंड के कारण रक्षक कोशिकाओं का परासरणीय दबाव कम हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से जल समीपवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं सलत दशा में आ जाती है, अर्थात पिचक जाती है। रक्षक कोशिकाओं के भित्तियों का मूल दशा में वापस आ जाने के कारण रंध्र बंद हो जाता है। अर्थात सिंपल भाषा में अगर समझे तो रक्षक कोशिकाओं में पानी का भरने के वजह से रक्षक कोशिकाओं में पानी के भरने के वजह से स्टोमेटा यानी रंध्र छिद्र बंद होते हैं, और पानी के निकलने से रंध्र छिद्र आगे हम लोग देखते हैं रंध्र खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की दर रंध्र के खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है। रंध्र का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करता है। जब ये कोशिकाएं स्फीत टर्जिड होती हैं तो रंध्र खुला रहता है, और जब सलत होती हैं तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। स्फीति अर्थात जब कोशिकाओं के अंदर पानी भरा जाता है तो वह फूल जाती है और लिक्विड कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। उस दबाव की स्थिति को हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं, और उसके आगे उसमें और पानी नहीं भरा जा सकता, तो इस अवस्था को हम लोग टर्जिड बोलते हैं। और जब यही पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, अर्थात वह पिचक जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग सलत या फ्लैसिड कहते हैं। दिन के समय रक्षक कोशिकाओं की कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती हैं, तो यह रक्षक कोशिकाओं के माध्यम क्षारीय हो जाती है। रक्षक कोशिका में संचित स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। इस कारण रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका रस अधिक सांद्र हो जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं के समीपवर्ती सहायक कोशिकाओं से परासरण द्वारा जल अवशोषित करके स्फीति हो जाती है, जिसके अंदर वाली मोटी भित्ति भीतरी की तरफ खिंच जाती है और रंध्र खुल जाता है। रात्रि के समय इसके विपरीत जब रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है तो श्वसन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण इसका माध्यम अम्लीय हो जाता है, तो कोशिकाओं में उपस्थित शर्कराएं स्टार्च में बदल जाती हैं। अघुलनशील मंड के कारण रक्षक कोशिकाओं का परासरणीय दबाव कम हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से जल समीपवर्ती सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं सलत दशा में आ जाती है। रक्षक कोशिकाओं की भित्तियों के मूल दशा में वापस आ जाने से रंध्र बंद हो जाता है। अगर
अर्थात सरल भाषा में द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी भरने के वजह से यह खुल जाता है और द्वार कोशिकाओं के पानी बाहर निकलने से यह बंद हो जाता है। आगे हम लोग इसका वीडियो देख लेते हैं। इसका नियंत्रण एब्सिसिक एसिड द्वारा भी होता है, जो प्लांट हार्मोन है। ये पोटेशियम पंप के द्वारा निर्भर करता है इसमें। ये दूसरा टेक्निक है। एटीपी के द्वारा एटीपी एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में मदद टनल के द्वारा पोटेशियम अंदर द्वार कोशिकाओं के पास आ जाते हैं और द्वार कोशिकाओं में बदल जाते हैं। स्टार्च का शुगर शर्करा में बदलना। मैलेट एक प्रकार का शर्करा है। अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटा अर्थात रंध्र खुल जाते हैं। फिर से मैलेट स्टार्च में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप बाहर जल निकल जाते हैं और पुनः रंध्र बंद हो जाते हैं।